हिंद दिस इज अंकित एंड वेलकम टू द टीचर्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। और अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि बीएड का जो सिलेबस है, कितने पेपर हैं, क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब हम अपने आगे की क्लास की तरफ बढ़ेंगे और वन बाई वन पेपर ले करके और उनके यूनिट्स ले करके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमने अपना पहले पेपर का कंपलसरी जो शिक्षा में दर्शन शास्त्री एवं समाज शास्त्री परिवेश परिदृश्य है, इसका फर्स्ट यूनिट लिया हुआ है। और फर्स्ट यूनिट की हमने पहली हेडिंग ली हुई है शिक्षा यानी एजुकेशन। तो शिक्षा के बारे में क्या समझते हैं आप लोग? शिक्षा कैसी है, क्या है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और शिक्षा का वास्तविकता में महत्व क्या है हमारे जीवन में, और पूरे समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा जो है, शिक्षा एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसका संबंध व्यक्ति के सर्वांगीणी विकास अर्थात आंतरिक एवं बाहरी विकास से लिया जाता है। तो शिक्षा मतलब किस तरीके की प्रक्रिया? शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। देखा जाए तो शिक्षा आप सिर्फ इसलिए शिक्षा नहीं ले रहे हैं ताकि आप एक गवर्नमेंट जॉब कर सकें और वेल सेटेड हो सकें। इन सभी चीज़ों के लिए शिक्षा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो शिक्षा जो है वो विस्तृत प्रक्रिया है, एक लॉन्ग लाइफ प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है, इस जिसका संबंध व्यक्ति के सभी चारों तरफ, उसके हर पहलू में उसका विकास हो। शिक्षा इसलिए दी जाती है। शिक्षा का महत्व ये है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, और जो आंतरिक है और बाहरी है दोनों तरीके का, यानी कि आपके अंदर का भी विकास हो सके और आपके बाहर का भी विकास हो सके, शिक्षा उसे कहते हैं। देखिए, जैसे कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, कुछ व्यक्ति हुए, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में अपनी अपनी नज़रिए से रखा गया है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों ने रखा है कि शिक्षा क्या है और कैसे है। जैसे इन्हीं में से नंबर 1 में आते हैं हमारे जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जो कि उसके अपने वातावरण को नियंत्रण करने में और संभावनाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। तो जॉन डीवी तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के उन समस्त शक्तियों का, तो शक्तियां क्या हैं इसमें और विकास क्या है, शिक्षा का योगदान उन शक्तियों में किस तरीके से है और उनके विकास में किस तरीके से है, जो हमारे एनवायरनमेंट यानी वातावरण में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, उसको हम किस तरीके से, जैसे पहले हमें नॉलेज नहीं था, व्यक्ति जो पैदा होता है कहते हैं पशु के समान होता है, उसमें फिर विकास किए जाते हैं। तो शिक्षा इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। शिक्षा में जॉन डीवी साहब ने ये बताया कि व्यक्ति का विकास और उसमें नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है, वो शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षा हमें ये सिखाती है। इसके बाद बात करें फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने विचार रखे, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। देखिए, हर व्यक्ति में जो है वो अपने आप में एक शक्ति होती है। किस व्यक्ति की किस चीज में रुचि है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, जो कार्य हम जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती है उन चीजों को करना चाहिए। तो ये पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति की किस चीज में रुचि है? अब जैसे मेरी रुचि यदि कहें क्रिकेट खेलने में है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरी रुचि क्रिकेट खेलने में? मैं अट्रैक्ट रहूंगा क्रिकेट की तरफ, मैं देखूंगा क्रिकेट को, मैं खेलूंगा, उसके सारे पहलुओं को समझूंगा, इंटरेस्टेड रहूंगा क्रिकेट के बारे में। तो इसी प्रकार से फ्रोवेल ने कहा कि जो व्यक्ति है जिसके अंदर जन्मजात शक्तियां अंदर भरी हुई हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालना। जैसे मतलब किसी व्यक्ति को यदि पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसके बारे में यदि हम जान पाएँ कि इस व्यक्ति को पढ़ने में बहुत ज़्यादा शौक है, इंटरेस्टेड रहता है, तो उसके लिए वैसी व्यवस्थाएं, कोई व्यक्ति खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है तो उसके लिए स्पोर्ट में ध्यान दिया जाए।
इन्हीं सारी चीजों को देखा जाता है और शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों का विकास किया जा सकता है। इसके बाद महात्मा गांधी जी हमारे जो हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। मतलब शिक्षा उनकी नजर से शिक्षा क्या है, तो उन्होंने बताया कि शिक्षा मेरी नजर से बालक तथा मनुष्य के शरीर यानी आपकी बॉडी, मन जो आपका माइंड है, और आत्मा जिसके लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। आत्मा क्या है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जो भी आप मानना चाहें उसको मान सकते हैं। तो आत्मा से अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम प्रकटीकरण, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कोई नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आएगा हमें कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उसको दबा के रखते हैं, लोगों से छिपा के रखते हैं, तो इसके ये मालूम ही नहीं चल पाएगा। और ये कब संभव है, जब आप पढ़ेंगे, आपको शिक्षा मिलेगी, तब आप उन चीजों के बारे में समझेंगे, नहीं मेरे पास ये टैलेंट है। यदि सचिन तेंदुलकर को ये मालूम ही नहीं होता कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, तो भारत टीम को एक महान क्रिकेटर नहीं मिल सकता था। लेकिन जब उसको ये शिक्षा मिली, ऐसा समझ में आया उसे कि नहीं मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं, मैं खेल सकता हूं, तो भाई यदि किसी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी है, तो वो समझ सकता है कि मुझे क्या करना है आगे। यदि उसको समझ में ही नहीं आएगा, यदि उसके पास शिक्षा ही नहीं है, वो स्कूल ही नहीं गया, पढ़ने ही नहीं गया, किसी भी प्रकार का उसके पास नॉलेज है ही नहीं, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि भाई मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, या मैं भी बैडमिंटन, या मैं भी पढ़ सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ, इन सभी चीज़ों मैं कहीं बोल सकता हूँ। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँ, मैं किसी व्यक्ति को जानता था जो दो लोगों के सामने बोलने में भी परेशान रहता था। उसको तो वो उसको समझाया गया जब कि नहीं, बोलने से आपका भी विकास होगा और फिर गलतियां होंगी बोलने में। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही व्यक्ति सही तरीके से धारा प्रवाह तरीके से बोल सकता है, ऐसा नहीं है, धीमे धीमे विकास होगा इन सब चीजों का। और जब मैं उस व्यक्ति से 4 महीने बाद मिला, तब मुझे पता चला कि वो व्यक्ति जो दो लोगों के सामने बोलने में जिसके पैर कांप रहे थे, उन लोगों के सामने वो बोल नहीं पा रहा था, वो आज 40 लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहा है, और वो भी बिना हिचक के। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाहर निकल के आनी चाहिए। मतलब सर्वोत्तम प्रकटीकरण, जैसा गांधी जी ने कहा कि सर्वोत्तम प्रकटीकरण होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल बाहर निकल के आना चाहिए। जो शरीर, मन और आत्मा की जो सारी शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां, जिन चीजों के बारे में हम जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, वो सारी चीजें बाहर निकल के आनी चाहिए। अब बात करें शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा शब्द आया कहां से, शिक्षा को शिक्षा शब्द क्यों बोला जाता है, कोई और शब्द भी बोल सकते हैं, तो शिक्षा को शिक्षा क्यों बोला जाता है। तो देखिए बात करते हैं, शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखिए बात करें हिंदी रूपांतरण की, तो शिक्षा जरूर हिंदी रूपांतरण है, लेकिन मैं इस बात से उतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से, यानी संस्कृत शब्द है इसका, लेकिन शिक्ष धातु से मिलकर के बना है, और जब शिक्षा बना तो इसे हिंदी रूपांतरण कहते हैं। तो शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेटम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम और एजुकेयर शब्द से मिलकर के बना, यानी कि कहें कि ई यानी एजुकेशन, एजुकेटम और ई एजुकेयर, इन दोनों को मिला दें यदि, तो हमारा एजुकेशन बनता है। यदि एजुकेटम प्लस एजुकेयर दोनों चीजों को हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, दोनों का मिलकर के एक शब्द जो बनता है उसे कहते हैं एजुकेशन। ये जो है हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, और ठीक है, ये लैटिन भाषा का हमारा शब्द है। अब बात करें कि ये जो एजुकेटम शब्द है, जो एजुकेटम शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एजुकेटम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर। अब ये अंदर से बाहर की ओर क्या है, मतलब किस तरीके क्या समझें, अंदर से बाहर की ओर, किसी भी चीज को अंदर से बाहर की तरफ निकालना, वो एजुकेटम कहलाता है। या इस तरीके से हम साधारण भाषा में इसको कह सकते हैं, लेकिन उससे वो रिलेट करना चाहिए किस चीज से, वो है शिक्षा से। देखिए शिक्षा जो है वो वूम टू टूम चलती है, यानी गर्भावस्था से लेकर के और कब्र तक, मतलब
जब से आप जन्म लेंगे और जब तक आप मरेंगे नहीं, शिक्षा चलती ही रहेगी। मतलब विकास आपका होता रहेगा, और यदि विकास होता रहेगा तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे हमेशा, किसी भी उम्र में। जरूरी नहीं कि बच्चा जब स्कूल जाने लगता है और कॉलेज हो गए और उसके बाद वो जॉब करने लगा तो शिक्षा उसकी बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। शिक्षा तो निरंतर चलती रहती है, अनवरत प्रक्रिया है शिक्षा की, जो हमेशा ही चलती रहती है। आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी सीखते ही रहेंगे। तो ये जो आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि आपके अंदर की शक्तियों को सर्वोत्तम प्रकटीकरण करना, यानी बाहर निकालना। इसी तरीके से एजुकेटम का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, यानी कि आप जो चीजें हैं आपके अंदर उनको बाहर निकालना, वो एजुकेटम कहलाता है। और एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ होता है पोषित करना। ठीक है, तो मतलब अब जो चीजें आपके अंदर हैं, जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, उनको तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनको फिर संभालना है, उन्हें व्यवस्थित करना है। वो किस तरीके से होगा, तो वो पोषित करना कहलाता है, यानी एजुकेयर। तो एजुकेटम और एजुकेयर, यदि ये दोनों शब्द मिल जाते हैं, ये दोनों शब्द मिल करके बनाते हैं एजुकेशन। तो अतः शिक्षा से अभिप्राय है कि बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को अंदर से बाहर निकाल करके पोषित करना। अब यदि कोई बच्चा, जैसे मैंने बताया कि सचिन तेंदुलकर को किसी ना किसी व्यक्ति ने ये कहा होगा कि आप अच्छा खेलते हैं, और उनको प्रमोट किया होगा। इसलिए कहते हैं बच्चों को मतलब मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। देखिए गलती हर व्यक्ति करता है। अब आप किसी व्यक्ति को कहेंगे नहीं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये तुमसे कभी हो ही नहीं पाएगा, तो वो व्यक्ति यदि कर भी लेगा तब भी वो उसको लगता रहेगा नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पाएगा और आप फिर भी कहिए नहीं प्रयास करिए, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, करते तो इंसान ही है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण वो फिर उस काम को और मन लगा के करता है, जिससे वो कार्य हो भी सकता है। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन हो सकता है। लेकिन यदि आप उससे ये बात कह देंगे कि नहीं तुमसे ये कार्य होगा ही नहीं, ये कार्य तुमसे कभी होगा ही नहीं, तो फिर वो व्यक्ति यदि कर भी सकता है तो भी वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक डर आपने बैठा दिया है, वो हमेशा उसके अंदर एक डर बैठा रहेगा कि नहीं मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं। तो इसी तरीके से तो बात करें बाहर निकालकर पोषित करना, तो आप उसको बताएंगे कि देखिए आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। आप पहचानेंगे बच्चे को, जब आप पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसके अंदर क्या क्वालिटीज है। कोई बच्चा है जिसको मैथ ज्यादा समझ में आती है, कोई बच्चा है जो आर्ट बहुत अच्छी बनाता है, कोई बच्चा है जो हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो ये क्वालिटीज आप, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, आप उन चीजों के बारे में समझ नहीं सकेंगे, तो शिक्षा से ही ये आपको मालूम चलेगा कि भाई इस बच्चे के अंदर मैथ की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है मैथ को और अच्छे से सवाल लगाता है, तो इसका इंटरेस्ट जो है वो मैथ में ज्यादा है। जब भी मैथ की क्लास होती है ये प्रसन्न होकर के पूरी क्लास लेता है, और यदि मैथ की क्लास नहीं होती है तो ये उतनी प्रसन्नता के साथ सारी क्लासें नहीं अटेम्प्ट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो बच्चे के अंदर की शक्तियां हैं, जो रुचि है, जिस व्यक्ति के बच्चे के मन में जो रुचि है जिस भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी क्षेत्र को लेकर के, ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ शिक्षा का अभिप्राय एक स्कूल तक ही सीमित है, कक्षा तक ही सीमित है। नहीं, मैंने पहले ही बताया कि जो शिक्षा है वो भी वूम टू टूम ही चलती है, विकास की तरह शिक्षा भी वूम टू टूम चलती है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर के और कब्र तक। इसका एग्जाम्पल अभिमन्यु को आप देख सकते हैं। अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति गर्भ के समय से ही, जब से गर्भ में आता है बच्चा, तब से ही वो सारी चीजें सीखना और सुनना समझना ये सीख लेता है। जो बाहर बातें होती हैं उनको अमल करता है, वो सुनता है, समझता है। तो शिक्षा जो है वो वूम टू टूम यानी गर्भावस्था से कब्र तक जाती है। तो इसको सिर्फ कक्षा या विद्यालय तक सीमित नहीं रख सकते हैं। कहीं पर भी हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, किसी भी क्षेत्र पर उसका इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि उसको सिर्फ सब्जेक्ट ही देखने हो। हम तो ये भी बता सकते हैं कि तुम अच्छा खेलते हो तो तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए, क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो क्रिकेटर बनना चाहिए, बैडमिंटन अच्छा खेलते हो तो बैडमिंटन खेलना चाहिए, फुटबॉल अच्छा खेलते हो तो फुटबॉल खेलना चाहिए। मतलब आप बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से उसको गाइडेंस देंगे कि किस तरफ उसको जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करें शिक्षा की प्रकृति की,
शिक्षा जो है इसकी प्रकृति यानी नेचर क्या है शिक्षा का, तो इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा जो है वो एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, शिक्षा अनवरत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली सतत प्रक्रिया है विकास की तरह, और ये कभी भी बंद नहीं होती। हमेशा ही बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। बच्चा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति हमेशा ही सीखता है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। मानव गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मैंने जैसे अभी बताया कि व्यक्ति जब अपना जन्म, यानी जन्म तो छोड़िए, जब वो बच्चा गर्भ में आता है तभी से कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, और जब तक वो मरता नहीं है, यानी कब्र में या शमशान तक नहीं जब तक जाता है, तब तक वो सारी चीजें सीखता ही रहता है। जो भी उसको देखने को मिलता है, जो भी वो समझ सकता है, उन सारी चीजों को वो सीखता रहता है। दूसरी बात करें गतिशील प्रक्रिया की। देखिए, गतिशील प्रक्रिया क्या है? समाज में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। समय समय पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां तथा शिक्षा के उद्देश्यों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इस बात को आप किस तरीके से समझेंगे? देखिए, बात सीधी सिंपल सी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समाज में जो परिवर्तन होते हैं, आप देखते हैं समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। आज कोई ट्रेंड होता है, कल दूसरा ट्रेंड होता है। जैसे कि आप अपने कपड़ों के ऊपर ले सकते हैं, कभी आप कोई पैंट पहनते हैं, कभी आप कोई पैंट पहनते हैं, बदल बदल की चीजें पहनते हैं। कभी आप बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, कभी आप बहुत ज्यादा फिटिंग के। ये आपके ट्रेंड के ऊपर निर्धारित करता है कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। उसी तरीके समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं। समाज कभी किसी चीज को मानता है, कभी किसी चीज को मानता है, सारी चीजें। पहले व्यक्ति की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, 8-10 साल में शादी हो जाती थी, 12 साल में शादी हो जाती थी। फिर उसका एक बदलाव हुआ कि नहीं, ये एक गलत बात है। तो मतलब जैसे आप 8-10 साल में किसी बच्चे की शादी कर देते हैं, वो मैच्योर नहीं हुआ है, शिक्षा नहीं उसे मिली, उसे समझ में नहीं आता शादी का वास्तविकता में उससे क्या लेना देना, उसका शादी से क्या मतलब है, लेकिन आपने उसकी शादी फिर भी कर दी। तब उसमें एक बदलाव हुआ कि नहीं, आप इतने जल्दी बाल विवाह नहीं कर सकते हैं, और बाल विवाह में आपकी एक रोक लग गई। उसी प्रकार से फिर उसके बाद फिक्स हो गई कि भाई 18 साल में आप व्यक्ति का विवाह कर सकते हैं, और यदि लड़की 18 की और लड़का 21 का है तो आप संवैधानिक रूप से विवाह कर सकते हैं, आपको कानून इसकी परमिशन देता है। लेकिन फिर उसके बाद भी बदलाव हुआ कि भाई लड़का 21 का है, लड़की 18 की, क्यों लड़की को इतना कम समय क्यों दिया जा रहा है? दोनों को जब समान अधिकार हैं, समान चीजें हैं, महिलाओं को साथ में लाने की बात हो रही है, तो फिर आप उनको समान बातें रखिए। तो उसी प्रकार से जो उन्होंने लड़की की एज और लड़के की एज, दोनों की एज अब 21 साल निर्धारित कर दी है। तो बात इसी तरीके की, समाज में ये परिवर्तन आए हैं। जिस तरीके समाज में परिवर्तन आते हैं, उसी तरीके से शिक्षा में भी परिवर्तन आता है। अब आप किसी चीज को समय समय में पाठ्यक्रम बदलने की आवश्यकता होती है। आप वही चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे को समस्याएं आ रही हैं, काफी चीजें होती हैं। जैसे अब छोटी क्लास के बच्चे के लिए वो पाठ्यक्रम उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन अब वो बना दिया गया है पाठ्यक्रम, तो आप उसको पढ़ाई जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। मतलब यदि आपको समझ में आए कि यदि इस बदलाव से बच्चे पर या शिक्षा पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, वो भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको बदला जा सकता है। और इस चीज की आवश्यकता पड़ी रहती है, हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती है, और इसका परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद बात करें सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। तो ये सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा का कार्य बालक की कुछ क्षमताओं व शक्तियों का विकास करना नहीं, अपितु बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को आप सिर्फ क्लासरूम या विद्यालय या महाविद्यालय में ही शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उसके पूरे जीवन में किस तरीके से शिक्षा उसकी मदद करेगी, किस तरीके का रोल प्ले करेगी, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। इन सारी चीजों को शिक्षा क्लासिफाइड करती है कि भाई यदि आपके पास शिक्षा है तो जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा सिर्फ जॉब के लिए ही लें।
शिक्षा का योगदान सिर्फ जॉब तक ही सीमित नहीं है। यदि शिक्षा आपके पास है तो आप जीवन में आगे भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। शिक्षा का कार्य बालक की कुछ क्षमताओं मतलब एक सीमित प्रयास, या जैसे आप कहें कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या बीएड, इन सभी क्लासों को कंप्लीट करवाने के लिए ही शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। यदि ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो व्यक्ति कितने साल तक विद्यालय में रहता है? 18 साल, 20 साल, 25 साल, इसके बाद तो विद्यालय को वैसे भी छोड़ देता है। तो क्या फिर उसको शिक्षा नहीं मिलेगी या वो शिक्षा नहीं ले पाएगा किसी भी चीजों से? तो हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सिर्फ सब्जेक्टिव या जॉब के बेस पे विकास ना हो। मतलब उसका विकास शिक्षा को लेकर के इस तरीके से हो कि वो सर्वांगीण विकास कर सके, उसके वो अपने आसपास की सारी चीजों को समझ सके। उसको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज करूंगा तो क्या होगा, ये चीज करूंगा तो क्या होगा। वो सारी चीजों को, अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सके। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। एक शिक्षा के एक द्विमुखी प्रक्रिया की, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप इसे बीएड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, आप इसे यूपी टेट या सी टेट या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम के थ्रू आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो प्रोफेसर जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो तरफा कार्य होता है, दो तरफ से कार्य होता है। दो तरफ से कार्य होने का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है इसमें टू सब्जेक्ट देखा जा सकता है, दो कर्ता होते हैं इसमें कि एक तरफ से कोई कार्य हो रहा है और दूसरी तरफ से भी कोई कार्य हो रहा है, दो तरफा कार्य होते हैं, उसे द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ही कार्य हो रहा हो, कोई भी एक व्यक्ति अकेले कार्य कर रहा हो, सामने उसके कोई दूसरा व्यक्ति उसका रिस्पॉन्स देने के लिए है ही नहीं, तो वो एक मुखी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। मतलब कोई व्यक्ति यदि कुछ बता रहा होगा तो सामने दूसरा व्यक्ति बैठ करके उसे सुन रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अध्यापक जैसे कुछ बोलता है और विद्यार्थी सुनते हैं। मतलब जैसे क्लास में जाइए, टीचर्स आपको समझाते हैं, आप बैठ करके उस चीज को सुनते हैं, या टीचर कोई प्रॉब्लम आपको बताते हैं, आप उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। जिस तरीके से हम आपको इस टाइम बता रहे हैं और स्क्रीन में दिखा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी इस स्क्रीन में देख रहे हैं और इन चीजों को समझ रहे हैं। तो मतलब शिक्षा जो है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है, दो तरफा कार्य होते हैं। यानी जैसे अध्यापक है और विद्यार्थी है, ये जो बीच में एक डैश है ये खाली जरूर है, लेकिन ये एक उसका फ्लो है, यानी धारा चल रही है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में। तो मतलब द्विमुखी प्रक्रिया को आप ये कह सकते हैं कि दो तरफ कार्य होते हैं। जैसे एक व्यक्ति कोई कर रहा है, कहीं पे कोई सेमिनार चल रहा है, एक व्यक्ति उसको समझा रहा है, बाकी सारे लोग बैठ करके उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये हमारे प्रोफेसर जॉन एडम साहब ने कहा। फिर इसके बाद बात करते हैं, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए, जितना आप सोच सकते थे, पहले शुरुआत हुई कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, उसके बाद अब उसमें थोड़ा सा विकास हुआ, समझा कि नहीं भाई इसमें कहीं ना कुछ कमियां हैं। जैसे मैंने बताया था, गतिशील प्रक्रिया, कुछ ना कुछ विकास होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे चाहे वो समाज में हो, चाहे वो पाठ्यक्रम में हो, या फिर वो शिक्षा में हो, किसी भी चीज में हो। तो जॉन एडम साहब ने कहा कि शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि दो सब्जेक्ट होंगे, एक सामने से बताएगा, दूसरे सामने से सुनेगा, तो उसे द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। तो द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन करते हुए जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, पहले उसमें सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी यानी अध्यापक और विद्यार्थी हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप शिक्षक तो है ही और शिक्षार्थी भी है, लेकिन आपको उसके साथ पाठ्यक्रम को भी जोड़ना होगा। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही यदि नहीं होगा तो वो किसी भी शिक्षण कार्य को किया कैसे जा सकता है। यदि आपको पता ही नहीं है आपको पढ़ना क्या है,
कक्षा 5 के बच्चे को आप कक्षा 10 की गणित लगवाएंगे तो वो कैसे लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। उसका एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई क्लास 5th के बच्चे को यही पढ़ाया जाएगा। मतलब अब वो ज्यादा होशियार है, वो आगे की चीजें लगा सकता है, कर सकता है, पढ़ सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक फिक्स चीज होनी चाहिए कि नहीं भाई इतने मानक, यदि उसका इतना फिक्स किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ाया जाएगा, सामान्य बच्चों के अनुसार ही उसे पढ़ाया जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, वो लोग क्लास 5 में पढ़ रहे हैं लेकिन वो 8 की गणित लगा सकते हैं या 8 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, इन तीनों चीजों का रोल प्ले होता है शिक्षा में। इसीलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, फिर कुछ पॉइंट के बारे में बात करें तो जॉन डीवी ने इसे द्विध्रुवी प्रक्रिया भी माना है। जॉन डीवी साहब थे, उन्होंने पहले शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भैया जो शिक्षा है वो द्विध्रुवी भी है। मतलब इसमें दो यानी 2 पॉइंट्स होंगे, 2 नंबर होंगे, उनके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मनोवैज्ञानिक और दूसरा होता है सामाजिक। मतलब पहला मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है उनका, दूसरा सामाजिक दृष्टि से है। तो इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं आप किस तरीके से उन्होंने बताया होगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या योगदान है। आप कोई भी चीज होगी प्रैक्टिकल करेंगे मनोवैज्ञानिक तरीके से और उसको शिक्षा में अमल करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही सामाजिक तौर से, मतलब शिक्षा का बहुत ज्यादा रोल है। आप समझ सकते हैं कोई भी चीज, जैसा आपका वातावरण होगा वैसे ही आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको दिखने लगेंगे। आप अच्छी संगतों में रहेंगे तो अच्छा असर दिखेगा, आप बुरी संगतों में रहेंगे, आप बुरा असर आपको देखने को मिलेगा। तो शिक्षा का जो है वो इफेक्ट पड़ता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर शिक्षा का असर पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद बात करें, जॉन डीवी साहब ने ये बात कही और रॉस साहब ने भी एक बात कही थी कि रॉस साहब ने एडम्स का समर्थन करते हुए ये बात कही कि देखिए शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। जैसे आप कह सकते हैं कि चुम्बक होती है, चुम्बक में 2 समान ध्रुव होते हैं, उसी तरीके से शिक्षा में भी 2 ध्रुव होते हैं, यानी अध्यापक और शिक्षक। लेकिन उन्होंने भी पाठ्यक्रम का कहीं पे भी कोई भी उल्लेख नहीं किया था। इसके बाद बात करें, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षा पहले कहा गया कि द्विमुखी प्रक्रिया है, फिर इसके बाद शिक्षा को कहा गया कि भैया शिक्षा जो है वो क्या है, वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो ठीक है, पहले द्विमुखी प्रक्रिया थी तो उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी आ जाते थे, फिर त्रिमुखी प्रक्रिया हुई तो उसमें शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी आ जाता था, जो काफी जरूरी था। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर उसके बाद एक अलग बात आई कि भैया जो आप शिक्षा है वो एक बहुमुखी प्रक्रिया है, ना वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है ना वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, वो जबकि बहुमुखी प्रक्रिया है। उसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप उसको शिक्षा को किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास ना करके अनेक पहलू का विकास करती है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं पहले भी आपको बार बार बता चुका हूं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप शिक्षा को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रखें या फिर जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है आप इसलिए शिक्षा नहीं ले रहे हैं कि आपको आपकी जॉब लग जाए, बल्कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं उनको बाहर निकालने के लिए, इन सभी चीजों के लिए आप शिक्षा ले रहे हैं, ना कि आप इसलिए शिक्षा ले रहे हैं कि आपकी नौकरी लग जाए। ऐसा कहीं जरूरी तो है नहीं कि आप पढ़ रहे हो और आपकी नौकरी लग ही जाए। देखिए वैसे भी नौकरी की कितनी कमियां हैं कि आप कोई फिक्स नहीं है कि आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी, लेकिन आपको शिक्षा तो लेनी ही लेनी है। सरकार भी हमारी कहती है जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कि आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं लेंगे। और उन घर के गार्जियन से भी यही बात कही जाती है कि नहीं, आपका ये अधिकार है
कि आपको बच्चों को शिक्षा देनी ही देनी पड़ेगी। 6 से 14 तक आपको प्राथमिक शिक्षा तो बच्चों को देनी ही देनी है, चाहे किस तरीके से, किसी भी तरीके से आप दें। और उसके लिए गवर्नमेंट्स ने सारी व्यवस्थाएं की। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के शिक्षा ले सकते हैं। वहां पर ना तो आपकी फीस लगेगी, ना आपके बुक्स का पैसा, यहाँ तक कि आपकी ड्रेसेस, बैग या खाने का सामान, सारी चीजें गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करवाती। सिर्फ आपको अपने बच्चे को विद्यालय तक भेजना है, बाकी सारी चीजों की व्यवस्था गवर्नमेंट खुद करती है। तो शिक्षा देना अनिवार्य ही अनिवार्य है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि शिक्षा हम दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि हमारा बच्चा या तो नौकरी करेगा या कुछ बहुत अच्छा बड़ा करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अपितु शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि उसका विकास हो सके, वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, समझ सके वो सारी चीजें। जरूरी नहीं है कि वो उसकी नौकरी ही लग जाए, लेकिन यदि आप उसे शिक्षा देंगे तो वो नौकरी ना करेगा तो कुछ और करेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा जिससे अपना जीवन वो अच्छी तरीके से चला सके। ऐसा जरूरी, अब कोई व्यक्ति शिक्षा ले रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो जॉब करे। हो सकता है वो कोई बिजनेस कर ले और बदले में वो 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को वो खुद जॉब पर रख ले। तो ये भी, यदि उसके पास शिक्षा नहीं होती तो ना तो वो अपना व्यापार कर पाता, और यदि करता भी तो सीमित करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं था किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से इसको ब्रॉड लेवल में लेके जाना है। ये सारी चीजों को वो समझ नहीं पाता और वो अपने फिक्स एक छोटी सी दुकान टाइप की रख लेता और उसी में जीवन यापन अपना कर लेता है। लेकिन यदि उसके पास शिक्षा है, उसे नॉलेज है, तो वो आज शुरुआत यदि 10,000 रुपए से करेगा तो वो 2 साल में उस व्यापार को अपने 1 लाख रुपए तक ले जाएगा। उसको पता है कि उसकी मदद करने के लिए बैंक, फाइनेंशियल कंपनी, सारी चीजें हैं। और यदि उसको इन सारी चीजों का ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो सारी चीजें कर ही नहीं पाएगा। जितना उसके पास पैसा होगा वो उतने ही पैसे को लगाता रहेगा, करता रहेगा, लगाता रहेगा, करता रहेगा और अपना जीवन इसी तरीके से निकाल देगा। तो शिक्षा जो है वो, मतलब आप देखें तो बहुआयामी है। ये बात बिल्कुल सही है। लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि शिक्षा बहुआयामी है। ना तो शिक्षा द्विआयामी है और द्विमुखी है, और ना ही शिक्षा त्रिमुखी है। शिक्षा बल्कि बहुमुखी है, यानी बहुआयामी है। इसके बहुत सारे पहलू हैं जो मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखें, अब इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया है आपको। आप इसमें मैंने 4-6 विकास लिए हैं व्यक्ति के, लेकिन आप और भी बहुत से जोड़ सकते हैं। कोई भी विकास इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि पहला विकास बात करें, बौद्धिक विकास। व्यक्ति के शिक्षा द्वारा ही बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास किस तरह, अब आप कोई चीज पढ़ेंगे नहीं, किसी चीज का नॉलेज ही नहीं होगा आपको, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसे ये नहीं आता है कि ये का है, ये खा है, ये गा है। जब वो स्कूल में जाता है, शुरुआत में देखता है, उन अक्षरों को पढ़ना सीखता है। पहले का, खा, गा, घा सीखता है, फिर उनको जोड़ जोड़ कर रा और मा जोड़ जोड़ कर राम बनाता है। तो ये सारी चीजें वो धीमे धीमे सीखता है। अब यदि वो विद्यालय गया ही नहीं है, उसने कभी का, खा, गा, घा पढ़ा ही नहीं है, तो ना तो वो रा को जोड़ सकता है माँ के साथ और ना माँ को जोड़ सकता है रा के साथ। वो कभी भी इन दोनों वर्ड को जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके बारे में जानता नहीं है। बोल तो सकता है लेकिन वो उसको पढ़ नहीं सकता है, और जब तक पढ़ नहीं सकता है वो ज्ञान नहीं पा पाएगा। सुन सुन के कितनी चीजें सीखेगा। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, उसकी बुद्धि के विकास के लिए उसको शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद दूसरी बात देखी जाए, सामाजिक विकास में, मनुष्य के सामाजिक विकास में शिक्षा का क्या रोल है। तो इसमें भी शिक्षा का बहुत ज्यादा रोल है। आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, इन सारी चीजों में सामाजिक विकास मनुष्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी से अच्छी तरीके से बोलते ही नहीं है, आपके बोलने का तरीका ही गलत है, तो आप यदि कहीं पे जाएंगे तो व्यक्ति आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। वो कहेंगे ये फालतू की बातें करते हैं, अरे इनसे कोई बात नहीं करते हैं हम, और हटाइए इनकी बातें। तो और यदि आपके पास नॉलेज है, शिक्षा है आपके पास, यदि आप कहीं समाज में जाते हैं, कुछ बोलते हैं, आपका इम्पैक्ट पड़ता है बोलने पर, तो आपको लोग सुनते हैं। ऐसे ही मतलब किसी को भी कोई सुन नहीं लेता है।
यदि आप कुछ अच्छी बातें ही बताएंगे तभी व्यक्ति आपको सुनता है। जब तक आप उनको अच्छी बातें नहीं बताएंगे तब तक कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद बात करें मानसिक प्रभाव किस तरीके से, मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से आपका बुद्धि विकास होता है उसी तरीके से आपका मानसिक विकास भी होता है। आप सारी चीजों को पढ़ेंगे, इन चीजों को समझेंगे, आपके दिमाग का विस्तार होगा। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो कहते हैं बच्चा पशु की तरह होता है। बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसमें कुछ नहीं होता है। आप कई व्यवहारवादी कहते हैं कि आप मुझे नवजात शिशु दे दीजिए और मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चोर कुछ भी बना दूंगा। तो वो उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया है, वास्तविकता में ये होता है कि जहां जैसा व्यवहार समाज आपको मिलेगी, जैसे भी आपका व्यवहार आपके साथ जैसा होगा, आप उसी तरीके का रिजल्ट देंगे। उसके बाद बात करें आर्थिक तो सभी लोग समझते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ेंगे, आपको जॉब मिलेगी तो आपको सैलरी मिलेगी, तब आप जाके अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। या फिर आप कोई व्यापार कर सकते हैं, व्यापार को आप बढ़ाएंगे, ब्रॉड लेवल में जाएंगे और अच्छी इनकम करेंगे तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो ये सारी चीजें आप शिक्षा की दृष्टि से ही कर सकते हैं। यदि आप शिक्षा आपके पास नहीं है तो आप इन चीजों को नहीं कर सकते। इसके बाद बात करें शारीरिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप किसी चीज को नहीं कर सकते हैं। ना फिर आप आर्थिक पक्ष अपना मजबूत कर सकते हैं और ना ही कोई फिजिकली पक्ष आप अपना मजबूत कर सकते हैं। कोई भी पक्ष आप अपना मजबूत नहीं कर सकते यदि आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या खाएं जिससे आपका शारीरिक विकास अच्छा हो, किन चीजों की पूर्ति आप अपने शरीर को करें, कितनी कैलोरी देनी चाहिए, कौन सी विटामिन देनी चाहिए, इन सभी चीजों का आप कैसे आपको पता चलेगा। यदि आपके पास शिक्षा होगी, शिक्षा आपने ली होगी तो आप इन सारी चीजों के बारे में समझ सकेंगे। विटामिन का क्या रोल है, प्रोटीन्स का क्या रोल है, वसा का क्या रोल है, इन सारी चीजों को आप समझ सकेंगे। कीटाणु क्या होते, जीवाणु क्या होते, विषाणु क्या होते, आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। किस खाने में कितनी विटामिन होती है, इन सारी चीजों को आप बखूबी समझ सकते हैं यदि आपके पास शिक्षा है। और यदि आपके पास शिक्षा ही नहीं है तो आप इन सारी चीजों को समझ नहीं सकते। और साथ में अरस्तु ने भी ये बात कही है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, आपका यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपका मस्तिष्क कैसे स्वस्थ होगा। तो दोनों चीजें इंटररिलेट करती हैं। आप जब तक आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। इसके बाद बात करें वैज्ञानिक की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप उसी तरीके से समझ सकते हैं। अब आपको जाना है चांद में, अब आप उड़ के तो जा नहीं सकते हैं। जब तक आपके पास रॉकेट नहीं है तब तक आप किस तरीके से चांद पर जा सकते हैं। और ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप यदि उड़ के चले भी गए चांद तक तो आपको जब चांद के बारे में कुछ पता नहीं है, आप वहां जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, आप मर जाएंगे। तो ये सारी चीजों को पहले आप समझेंगे। यदि आपके पास शिक्षा है तो आप इन सारी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से आप इन सारी चीजों का कैलकुलेशन कर लेंगे, पहले सारी चीजों की गणना करके रख लेंगे कि आपको वहां पर किन किन चीजों की समस्याएं या कौन कौन सी बातों को फेस करना पड़ेगा, कौन कौन से परिणाम आपको वहां झेलने पड़ सकते हैं। इन सारी चीजों को आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारी आज की पहली क्लास थी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये आप करते रहिए। और जल्द ही हम 1000 के पास पहुंच जाएं तो फिर उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी। तो फिर इसके बाद हम लाइव क्लासेस बोर्ड में ही कंप्लीट करेंगे। अभी जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो सकते हैं तब तक हम इसी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो रोज लाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।